हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजू कुमावत और आज हम क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर हमारे फिजिक्स का फाउंडेशन है और अगर ये चैप्टर हमारा वीक रहेगा तो हमें फिजिक्स के अंदर हर चैप्टर के अंदर वीकनेस फील होगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमें हर जगह कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए काम आएगा। साथ में हमें एक टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, वो भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ लेंगे तो पूरे फिजिक्स में जब भी कोई फिजिकल इक्वेशन होगी उसको हम डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है एक तरह से। साथ में इस चैप्टर के बाद में एक फिजिक्स का जो फाउंडेशन चैप्टर है उसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। तो ये दो चैप्टर हमारे फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर को बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि फिजिक्स में उनका जो भी न्यूमेरिकल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बच्चे वो JEE के हों चाहे वो बच्चे नीट के हों, क्योंकि दोनों ही चैप्टर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बड़ा इन चैप्टर का रोल है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में उन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, उनका मेजरमेंट किस टाइप से किया जाता है, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। साथ में जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ एरर्स आते हैं, तो वो एरर क्या क्या हो सकते हैं, एरर को हम कैसे रिड्यूस करें, ठीक है, एरर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो या सबसे स्टार्टिंग का जो इनिशियल जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। जिन क्वांटिटी को किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी अपैरेटस के थ्रू अगर हम मेजर कर सकते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर की जाने वाली फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल को जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल से मान लो हमें इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है, तो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें स्केल यूज करना पड़ेगा। अब जो स्केल है वो कहीं ना कहीं हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू हम इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस मार्कर की जो लेंथ है वो एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरी बात, इस मार्कर की विड्थ कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स नाम का इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना पड़ेगा। तो जो आपके पास में थिकनेस या जो आपके पास में जो विड्थ नाम की जो एक वर्ड आ रहा है वो भी एक तरह से क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिनको हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मानेंगे कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट की बच्चों हम लेंथ माप सकते हैं और लेंथ को मापने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमें कुछ डिवाइस चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी बॉडी का हम मास मेजर कर सकते हैं, हम बच्चों टाइम मेजर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का हम एरिया मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बच्चों हम स्पीड मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए हमें स्पीडोमीटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी कार, कोई भी आपके पास में व्हीकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके लिए बच्चों हम ओडोमीटर यूज करते हैं। तो डिस्टेंस भी एक तरह से बच्चों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे हमारे पास में बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। जैसे ये तो होगी आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाली ही होंगी। या हम ऐसे समझे कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं गलती से, जैसे कि किस आदमी को कितना दुख है, किस आदमी को किसी से कितना प्यार है, किस आदमी को कितना दर्द हो रहा है, किसको कितना सोना है, किसको कितनी भूख लग रही है। ये जो भूख है, नींद है, प्यास है, लव, प्यार, जिहाद जो भी है, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इनको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो जिनको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकेंगे केवल उसी को अपन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जिनको हम
हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस, किसी अपैरेटस के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को अपन फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नहीं बोलेंगे। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए बच्चों हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बच्चों, इनको हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। दो टाइप से कैसे? हमारे पास में क्लासीफाई करने के लिए दो बेस हैं। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर, उनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक बच्चों हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑन ओरिजिन, ओरिजिन बोल दो, या हम बच्चों इसको डिपेंडेंसी भी कह सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करते, उसके बेसिस के ऊपर, या किसका ओरिजिन, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिन किससे हुआ है उस हिसाब से। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी या ओरिजिन। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर जब हम क्लासिफाई करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है आपके पास में स्केलर क्वांटिटी, एक होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी जो क्वांटिटी होती है बच्चों वो आपके पास में होती है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास में होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम ओरिजिन या डिपेंडेंसी के बेसिस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर भी हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है। एक तो होती है बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं बच्चों बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है। दूसरी जो आपके पास में जो क्वांटिटी है उसका नाम है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड का मतलब जिसको डिराइव किया जाता है, जो डिपेंड करती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये आपके पास में हमने बच्चों क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। अब थोड़ा थोड़ा हम इन क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा भी है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहती है, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनको ऐड करने के लिए बच्चों हमें अर्थमेटिक अलजेब्रा चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक अलजेब्रा का हमें यूज अगर हमें करना हो या हमें उसके अर्थमेटिक अलजेब्रा के थ्रू ही हम ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लो बच्चों लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ऐसे मान लो मास ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे मान लो बच्चों स्पीड ये भी एक तरह से आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे मान लीजिए बच्चों डेंसिटी ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे मान लीजिए बच्चों वॉल्यूम ये भी आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वो हम जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें देखने को मिलेगी और हमारा उन फिजिकल क्वांटिटी को लेकर जो कंफ्यूजन है या हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो जैसे जैसे हम ये चीजें पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें क्लियर होंगी। हम एक बार और इनके बारे में ऐसे बता सकते हैं कि देखो आप कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देख लो, कहीं ना कहीं हम इनको लिखते समय या इनको रिप्रेजेंट करते वक्त हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मान लो अगर मुझे इस मार्कर की लेंथ बतानी है तो मैं इसमें मार्कर की लेंथ बताने के लिए कभी डायरेक्शन की हेल्प नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट ही बोलूंगा कि इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसमें कभी भी मैं डायरेक्शन बीच में ऐड नहीं करूंगा। इसलिए जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी बॉडी की फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उसको रिप्रेजेंट के बिना डायरेक्शन के भी बता सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। या दूसरी बात, इस मार्कर का मास कितना है, तो मास कितना है तो
तो मास को बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि इस मार्कर का जो मास है वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जो भी इसका पर्टिकुलर, जो भी इसका स्पेसिफाइड जो मास है वो हम बता सकते हैं। तो मास को बताने के लिए भी हमें बिल्कुल डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि मैंने अभी इसको बोला कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, बोला मैंने 10 सेंटीमीटर, तो जो 10 है वो आपके पास में मैग्नीट्यूड है, और जो सेंटीमीटर जो वर्ड है वो इसका यूनिट है। मतलब हमें डायरेक्शन बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है? दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की कैसी क्वांटिटी होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में बच्चों हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स बच्चों एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे? मान लो कि इस मार्कर के ऊपर मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, अगर मार्कर के ऊपर फोर्स अगर मैं इधर लगा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर वाले डायरेक्शन में होगा। अगर वही फोर्स अगर मैं इधर लगाऊंगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। कहीं ना कहीं फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से उससे रिलेटेड कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब हम फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर नॉर्थ में है तो बोलेंगे 10 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स किधर भी लग सकता है और फोर्स एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जब भी फोर्स को बताएंगे किसी बॉडी के ऊपर तो डायरेक्शन जरूर यूज करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे हमारे पास में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी होती है कि आपके पास में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें फोर्स हो गया, आपके पास में बच्चों वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, ऐसे बच्चों एक्सेलरेशन हो गया है। ठीक है, ऐसे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया है, ग्रेविटेशन फील्ड हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। जैसे कि हमें मैग्नेट के बारे में आपको ज्यादा पता रहता है क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते भी मैग्नेट के बारे में, क्योंकि मैग्नेट के या बार मैग्नेट के अंदर हमें पता है कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हमने वहां पे 10th लेवल में हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां साथ में डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इसलिए बच्चों ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। साथ में जब भी ऐसी क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ऐसी क्वांटिटी को सबट्रैक्शन और एडिशन के अंदर बच्चों हमें एक अलजेब्रा पता होना चाहिए जिसको हम बोलेंगे बच्चों वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, और ये जो वेक्टर अलजेब्रा होता है, ठीक है, ये हम वेक्टर नाम का एक टॉपिक आएगा उसके अंदर हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। अभी तो केवल हमारा यहाँ इनिशियल इंट्रोडक्शन है जिसमें केवल हम ये बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से टाइप की होती है। तो अभी हमने बच्चों डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर जो आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है वो हमने पढ़ ली है कि एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक होती है बच्चों आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी। ये तो थी डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर। दूसरा, और हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमारा यूनिट और मेजरमेंट नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर बहुत सारा फोकस किया हुआ है। इसलिए हमें इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो आपके पास में वेक्टर है क्वांटिटी है ये एक अलग से टॉपिक है, वहां पे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वहां पर हमें वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ेंगे जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी को हम किस टाइप से ऐड करते हैं, किस टाइप से सबट्रैक्ट करते हैं, किस टाइप से उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो वहां पे चीज सीखेंगे। यहां पर जो हमारे पास में जो दूसरा आपके पास दूसरी साइड जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास में है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, एक है बच्चों आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? देखो नाम से पता चला कि फंडामेंटल, जो फंडामेंटल है, जो बेस है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट रहती है, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी होंगी, जैसे कि मान लो बच्चों लेंथ हो गया, बच्चों मास हो गया, ऐसे मान लो बच्चों टाइम हो गया। देखो लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम लेंथ पे
डिपेंड नहीं करता, ऐसे ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, जिनका खुद का ही एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। या दूसरा नाम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है बच्चों बेस क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलेंगे बेस क्वांटिटी बोलेंगे। और हमारे फिजिक्स के अंदर बच्चों फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए। जब हम यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे, जब हम ऐसा यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ाएंगे कि वहां पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है और अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेज होता है। ये हमारे पास में 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। हमारे फिजिक्स में जो भी सारी इनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव करके बनी हुई है। या ऐसे कह सकते हैं कि इन 7 के अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बनी हुई है या जो हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई है। क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास एंड टाइम। दूसरा बच्चों हमारे पास में जो क्वांटिटी है वो बच्चों कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से, ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प से बच्चों हम डिराइव करते हैं, ठीक है। या बच्चों ऐसी क्वांटिटी जो बच्चों दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर बच्चों क्या करती हैं? डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कैसे? मान लीजिए बच्चों अगर हमें किसी बॉडी का एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला दूसरे स्लाइड में पढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चों किसी बॉडी का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला बनेगा आपके पास में L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब बच्चों कि एरिया तभी निकाला जा सकेगा जब हमें लेंथ पता हो, जब हमें बच्चों ब्रेथ पता हो। मतलब कहीं ना कहीं एरिया डिपेंड करता है इसके ऊपर और एरिया डिपेंड करता है इसके ऊपर। जब हमारे पास में L और B नहीं रहेगा, हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ नहीं रहेगी तो बच्चों हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा बच्चों अगर हम किसी भी व्हीकल का, किसी भी कार का, किसी भी आपके पास में ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला जो होगा वो होता है आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब हमें स्पीड को डिफाइन करने के लिए डिस्टेंस और टाइम की रिक्वायरमेंट है। मतलब स्पीड को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम हो। मतलब अगर डिस्टेंस और टाइम नहीं होगा या डिस्टेंस टाइम के अगर बारे में जिक्र नहीं करेंगे तो हम बच्चों स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास में जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर, वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। इसलिए हमारे पास में जो स्पीड है वो एक तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है अदर क्वांटिटीज के ऊपर। जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बच्चों किसी भी लिक्विड का, किसी भी बॉडी का अगर हमें डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी की डिफाइन हम ऐसे बोलेंगे मास इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब मास को डिफाइन करने के लिए, डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मास और वॉल्यूम का पता होना चाहिए। इसलिए मास और वॉल्यूम का पता होना चाहिए, इसलिए यहां पर जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के ऊपर। तो इसलिए आपके पास में जो डेंसिटी है बच्चों वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वो आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाएगी। ये सिंपल चीजें हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये हमारे क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हो गया। एक बार इसको 2 सेकंड में खत्म करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर आपके पास में 2 क्वांटिटी होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या डिपेंडेंसी की बेसिस के ऊपर आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है आपके पास में डिराइव्ड क्वांटिटी। ये आपके पास में क्वांटिटी के क्या हो गए? टाइप्स हो गए। इसके बाद में अब जब भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो अब हमें इन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूनिट पता होना चाहिए।
यूनिट की भी रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे कि मान लो हम किसी शॉपकीपर के पास गए, हम किसी दुकानदार के पास गए और वहां जाकर ये बोल दिए कि मुझे 2 मीटर दूध दो या 2 मीटर चीनी दो, 2 मीटर मुझे, तो इसका मतलब हम कहीं एक तरह से अनअप्रोप्रिएट एक यूनिट यूज कर रहे हैं जो कि गलत है। इसलिए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसका एक सूटेबल यूनिट यूज करना चाहेंगे, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो बच्चों यहाँ पर एक जो यूनिट नाम की जो चीज है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको बताने के लिए हमें यूनिट की भी जरूरत होती है। तो यूनिट एक तरह से क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज करना पड़ेगा जो प्रॉपर हो, जो एप्रोप्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि हम, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम किसी की लेंथ को लीटर में माप दिए, किसी के मास को हम फुट में माप दिए, किसी के एरिया को हम टाइम में माप दिए। तो एक ये जो आपके पास में जो मिसमैच वाली जो नाम की चीज है वो हमें दूर करनी है। इसके लिए बच्चों हमें यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे कैसे यूनिट के लिए, कैसे मान लो आपने इस मार्कर की लेंथ को मापा और मार्कर की लेंथ आपके पास में ये आ गई 10 सेंटीमीटर। इसलिए आपको ये समझना है कि लेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट से। तो यहां पर जो आपके पास जो 10, ये जो आपके पास में न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको तो हम बच्चों हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये तो है बच्चों आपके पास में मैग्नीट्यूड। और जो हमने ये जो सेंटीमीटर वर्ड यूज किया है ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे यूनिट। अब ये यूनिट जो होती है वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को बच्चों क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि लेंथ की यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, ऐसे ही बच्चों लेंथ की यूनिट मीटर भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों लेंथ की आपके पास में यूनिट किलोमीटर भी हो सकती है। ठीक है, लेंथ की मीटर बच्चों लाइट ईयर भी हो सकती है। लेंथ की यूनिट बच्चों कहीं ना कहीं हमारे पास में ये क्या बोलते हैं, फुट भी हो सकती है। इसलिए देखो लेंथ की कितनी सारी यूनिट होगी। तो हमें इस चैप्टर के अंदर ये भी हम सीखने को मिलेगा कि हम कौन से टाइम में कौन से यूनिट को यूज करना है और कौन से यूनिट कौन से न्यूमेरिक में हमें अप्लाई करनी है। तो इसलिए बच्चों ये आपके पास में यूनिट हो गया। अब इस यूनिट को ढंग से और एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन हमारे अंदर पैदा हो गया है, क्योंकि हमने लेंथ की बहुत सारी यूनिट बता दी गई है। अब हम लेंथ की कौन सी यूनिट को कौन सी जगह हम यूज करेंगे, इसके लिए बच्चों हमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम होता है बच्चों यूनिट सिस्टम। एक होता है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे यूनिट्स का कलेक्शन। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कलेक्शंस ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड यूनिट सिस्टम। और हमारे इस चैप्टर के अंदर बच्चों 4 टाइप के यूनिट सिस्टम है। एक तो हमारे पास में यूनिट सिस्टम बच्चों सीजीएस यूनिट सिस्टम, दूसरा है हमारे पास में बच्चों एमकेएस यूनिट सिस्टम, तीसरा बच्चों आपके पास में है एफपीएस यूनिट सिस्टम, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने की बात है, वो है बच्चों आपके पास में एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब ये भी बहुत सिंपल चीजें हैं, क्योंकि देखो क्या होता है क्योंकि ये आपके पास में यूनिट सिस्टम है और ये हमें पढ़ना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया के अंदर मान लो कि आप फ्यूचर में साइंटिस्ट बन गए, या मान लो कि 1960 से पहले के अगर कुछ साइंटिस्ट लोग हैं तो वो क्या करते थे कि उस टाइम 1960 से पहले क्या थे कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग देश के वो अपने देश में अलग अलग यूनिट यूज करते थे। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए यहाँ के जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो लेंथ को फुट के अंदर मेजर करते थे। ठीक है, मास को पाउंड के अंदर मेजर करते थे, और बाकी के कुछ और कंट्री के अंदर कहीं पे लेंथ को मीटर में यूज कर रहे हैं, कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है। तो मान लो कोई एक अच्छी डिस्कवरी हुई, कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको सारे एक तरह से वर्ल्ड लेवल पे इसको पढ़ना है, तो हमारे पास में एक यूनिवर्सल यूनिट सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम सब पूरे देश के वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट सिस्टम
सिस्टम अप्लाई या उसको माने, तो उसके लिए बच्चों हम आपके पास में जो यूनिट सिस्टम है वो यूनिवर्सल यूनिट सिस्टम जो है वो ये एक्सेप्ट किया गया, जिसका नाम है एसआई यूनिट सिस्टम। तो इस एसआई यूनिट सिस्टम के बनने से पहले हमारे पास में 3 यूनिट सिस्टम थे, एक तो एमकेएस, एक आपके पास में सीजीएस, एक बच्चों आपके पास में एफपीएस। इस सीजीएस के अंदर आपको सिंपल बात है कि जब भी हमने जबकि पहले बताया कि हमारे पास में जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जिनमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें कौन सी थी? एक तो है बच्चों लेंथ, एक है बच्चों मास, एक है बच्चों टाइम। यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम डिस्कवर करने से भैया ऐसा यूनिट सिस्टम बनाने से पहले हमारे पास में 3 यूनिट सिस्टम थे और अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट सिस्टम चलते थे। किसी देश में सीजीएस चलता था, किसी में एमकेएस चलता था, किसी में एफपीएस चलता था, ठीक है। उससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एसआई बनाया गया, ठीक है। तो इस सीजीएस में आप देख पा रहे होंगे सी का जो मतलब है वो है आपके पास में सेंटीमीटर। सी का मतलब है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये लेंथ की यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है और जी का मतलब होता है यहां पर आपके पास में जी का मतलब होता है ग्राम। मतलब सीजीएस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर हम मास को ग्राम के अंदर मेजर करेंगे और यहां पर एस का मतलब होता है सेकंड। सेकंड का मतलब हम सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। तो बहुत सिंपल बात है कि सीजीएस यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। सीजीएस में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। दूसरी बात, यहां पर आपके पास में तो दूसरा यूनिट सिस्टम है उसका नाम है एमकेएस यूनिट सिस्टम। एम का मतलब होता है मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे मीटर के अंदर। ये एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें हम मास को मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर। ये एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें हम टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें जो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर के अंदर, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम के अंदर, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। दूसरी बात, हमारे पास में जो तीसरा यूनिट सिस्टम है वो आपके पास में है एफपीएस। एफ फॉर फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, ठीक है, और एस फॉर सेकंड। मतलब यहां पर एक ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट के अंदर, बच्चों मास को मेजर करेंगे पाउंड के अंदर, और बच्चों यहां पर आपके पास में टाइम को मेजर करेंगे सेकंड के अंदर। इन तीनों यूनिट सिस्टम में एक चीज हमें कॉमन मिल रही है कि टाइम का जो आपके पास में यूनिट है तीनों के अंदर वो सेम है। यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यूनिट सिस्टम क्या होता है कि बहुत सारे यूनिट के कलेक्शन को ही बच्चों क्या बोलते हैं? यूनिट सिस्टम कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें हम लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर के अंदर, मास को मापते हैं ग्राम के अंदर, बच्चों टाइम को मापते हैं सेकेंड के अंदर। एमकेएस के अंदर हम लेंथ को मापते हैं मीटर के अंदर, मास को मापते हैं किलोग्राम के अंदर और टाइम को मापते हैं सेकंड के अंदर। यहाँ पे एफपीएस के अंदर बच्चों लेंथ को मापते हैं फुट के अंदर, मास को मापते हैं पाउंड के अंदर और यहाँ पे टाइम को मापते हैं सेकंड के अंदर। तो ये 3 हमारे पास में बहुत पुरानी मेथड्स है, पुरानी सिस्टम्स है जिसमें जिनके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट सिस्टम के अंदर मेजर करते हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इनके बारे में कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कि मान लो अभी मैंने जैसे कि आपको ये बताया, क्या बताया कि ऐसे बताया आप लोगों को कि अभी जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि ये सीजीएस के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे कहूं कि इस एरिया का सीजीएस यूनिट सिस्टम क्या होगा? एरिया का सीजीएस यूनिट सिस्टम में यूनिट क्या होगा? एरिया का
CGS यूनिट सिस्टम में यूनिट क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों लेंथ इनटू बच्चों ब्रेथ। मतलब लेंथ को हम CGS में मापते हैं सेंटीमीटर में, और बच्चों ब्रेथ को भी मापते हैं बच्चों किसमें? सेंटीमीटर में। तो क्या बन जाएगा बच्चों ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब बच्चों एरिया का जो यूनिट होगा वो बच्चों क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमें चीज पता होना चाहिए कि अगर हमें एरिया का CGS यूनिट में यूनिट निकालना हो तो आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल हम ऐसे ले लें, मान लो कि हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी का अगर बच्चों आपको पूछ ले कि CGS यूनिट क्या होगा, मतलब CGS यूनिट सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो बच्चों इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है कितना? वो होता है आपके पास में मास अपॉन बच्चों वॉल्यूम। और अभी हमने देखा कि मास का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, या मास की जो बच्चों यूनिट होती है वो बच्चों यहाँ पे क्या होती है? ग्राम। और हमें CGS में ही इसकी यूनिट निकालनी है, तो मास का बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम, और यहाँ पर वॉल्यूम का हो जाएगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ग्राम। लेंथ को भी सेंटीमीटर में, विड्थ को भी बच्चों सेंटीमीटर में, हाइट को भी बच्चों सेंटीमीटर में, तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, ये डेंसिटी का बच्चों क्या है? CGS यूनिट सिस्टम में आपके पास में यूनिट है। इसलिए बच्चों CGS यूनिट सिस्टम में हम ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये आगे की जो चीजें हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।